हेलो दोस्तों, डायबोलिक क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट सुपर टेट की परीक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको ईवीएस का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल डायबोलिक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिर हमारा पहला टॉपिक स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य बातें क्या क्या है आइए देखते हैं। 5 जून से 16 जून 1972 को स्वीडन में हुआ था। इसमें कुल 119 देश भाग लिए थे। इसका जो उद्देश्य था सभी के लिए एक ही पृथ्वी। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी मुख्य बातें क्या क्या है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के दौरान हुआ था। सर्वप्रथम राष्ट्रों के द्वारा 1973 ईस्वी में मनाया गया था। ठीक है, 5 जून 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कोलंबिया के द्वारा की गई थी और जो इसकी थीम रखी गई थी वह थी जैव विविधता। ओके, आगे देखते हैं। हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी सम्मेलन क्या है हमारा। यह सम्मेलन फिनलैंड में 1974 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य विषय समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना था और जो यह था प्रथम समुद्री पर्यावरण सम्मेलन था। ठीक है, हेलसिंकी सम्मेलन हमारा जो था प्रथम समुद्री पर्यावरण सम्मेलन था। आगे देखते हैं। लंदन सम्मेलन 1975 में ब्रिटेन में हुआ था। इसका जो विषय था समुद्री कचरे का निस्तारण करना। ठीक है, आगे देखते हैं। वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और जो लागू हुआ था 1988 ईस्वी में हुआ था। इसका जो विषय था ओजोन परत संरक्षण था। यह ओजोन परत पर पहला सम्मेलन था। ठीक है, वियना सम्मेलन जो था ओजोन परत पर पहला सम्मेलन था। आगे देखते हैं। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कनाडा में हुआ था। इसका विषय ओजोन परत संरक्षण था। यह ओजोन परत पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ठीक है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो हमारा था ओजोन परत पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। आगे देखते हैं। टोरंटो सम्मेलन। टोरंटो सम्मेलन 1988 में कनाडा में हुआ था। इसका विषय कार्बन उत्सर्जन को कम करना था। इसका लक्ष्य था कार्बन उत्सर्जन को 2005 तक 20% की कटौती करना और जो टोरंटो सम्मेलन हमारा था यह सर्वप्रथम ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन था। ठीक है, यह पहला ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन था। आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था पर्यावरण नियमों के दायरे में उद्योग धंधों को लाना और पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं तैयार करना। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन की मुख्य बातें क्या क्या है देखते हैं। इसका आयोजन 1992 में रियो डे जेनेरियो में हुआ था। 172 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इसी दौरान एजेंडा 21 आया था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन के दौरान ही एजेंडा 21 आया था। आगे देखते हैं। यूएनएफसीसी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो आइए देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 21 मार्च 1994 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय जर्मनी के वान शहर में है और जो इसका मुख्य कार्य है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन करना यानी कि कॉप का आयोजन करना। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि कॉप 25। ठीक है, 2019 में स्पेन के मैड्रिड शहर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चिली के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। कॉप 26 क्या है हमारा। कॉप 26 की मुख्य बातें क्या क्या है। यह 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक कॉप 26 का आयोजन ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता यूके तथा इटली के द्वारा किया गया था तथा इसके अध्यक्ष आलोक शर्मा थे। आगे देखते हैं। न्यूयॉर्क सम्मेलन। यह सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। इसका मुख्य विषय एजेंडा 21 था। ठीक है, आगे देखते हैं। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में केन्या में हुआ था। इसका मुख्य विषय था अंतर्राष्ट्रीय संधियां। आगे देखते हैं। रिवीजन। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी सम्मेलन पढ़े हैं उन सभी का चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन में हुआ था।
हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में फिनलैंड में हुआ था। लंदन सम्मेलन 1975 में ब्रिटेन में हुआ था। वियना सम्मेलन 1985 ऑस्ट्रिया में हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 कनाडा में हुआ था। टोरंटो सम्मेलन 1988 कनाडा में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कॉप 1 का आयोजन 1995 बर्लिन में किया गया था। कॉप 26 का आयोजन 2021 में ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में हुआ था। और नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में केन्या में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल की मुख्य बातें क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन 1997 ईस्वी में जापान में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत CO2 के गैस पर विचार करना था। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्रों ने CO2 में कटौती करने पर आम सहमति व्यक्त की थी। आगे देखते हैं। सिएटल सम्मेलन। सिएटल सम्मेलन की मुख्य बातें क्या क्या हैं। इसका पहला पॉइंट है, इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में वर्ष 1999 ईस्वी में किया गया था। दूसरा क्या है, इस सम्मेलन में विश्व व्यापार को पर्यावरण के नियमों के दायरे में लाने का प्रयास किया गया। तीसरा पॉइंट, इसमें यह निर्धारित किया गया कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर कल कारखाने, उद्योग धंधे इत्यादि को संचालित किया जाएगा। आगे देखते हैं। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ठीक है, या इसे कहते हैं रियो+10। इसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं देखते हैं। इस सम्मेलन को रियो+10 के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में वर्ष 2002 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास रखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। रियो+20 की मुख्य बातें क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। इसका आयोजन वर्ष 2012 ईस्वी में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास पर बल देना रखा गया था। इस सम्मेलन में फ्यूचर वी वांट की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। आइए आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख आंदोलन। पहला है बिश्नोई आंदोलन 1730 ईस्वी में हुआ था। चिपको आंदोलन 1773 ईस्वी में हुआ था। शांत घाटी आंदोलन 1773 ईस्वी में हुआ था। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 ईस्वी में हुआ था। नवदान्या आंदोलन 1982 ईस्वी में हुआ था। अपिको आंदोलन 1983 ईस्वी में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 ईस्वी में हुआ था। मैती आंदोलन 1994 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं आगे डिटेल में। देखते हैं पहला आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन क्या है, इसकी मुख्य बातें क्या क्या है देखते हैं। पहला पॉइंट है, यह आंदोलन भारत के राजस्थान राज्य के खिड़जली नामक स्थान पर 1730 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व संत झम्भोजी के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन में अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 पुत्रियों सहित वृक्षों की रक्षा के लिए जान दे दिया था। राजा के द्वारा वृक्षों को काटने का आदेश वापस लेने पर यह आंदोलन समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। चिपको आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी परीक्षाओं में कई बार इससे बहुत क्वेश्चन बने हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। पहला है चिपको आंदोलन, जो बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था। ठीक है, यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर 1773 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट, इस आंदोलन का नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट और उनके सहयोगी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन में सर्वाधिक संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस आंदोलन में वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। शांत घाटी आंदोलन। यह आंदोलन केरल के शांत घाटी में 1973 ईस्वी से 1980 ईस्वी के मध्य चला था। यह आंदोलन शांत घाटी में कुंतीपुंज नदी पर बनाए जा रहे बांधों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। सरकार के द्वारा परियोजना रद्द किए जाने पर यह आंदोलन समाप्त हो गया था। अगला पॉइंट है, यह आंदोलन आदिवासियों के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 ईस्वी में वर्तमान में झारखंड राज्य में हुआ था। यह आंदोलन पत्रकार वासवी के नेतृत्व में चलाया गया था। यह आंदोलन पारंपरिक साल के वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर सागवन के वृक्ष लगाए जाने के विरोध में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नवदान्या आंदोलन। यह आंदोलन 1982 ईस्वी में दिल्ली से प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व वंदना शिवा के द्वारा किया गया। इस आंदोलन में जैविक कृषि, जैविक उर्वरक और जैविक बीज के प्रयोग पर बल दिया गया था। यह आंदोलन 1984 ईस्वी में NGO में बदल दिया गया। आगे देखते हैं। अपिको आंदोलन।
अपिको आंदोलन 1983 ईस्वी में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ था। इसे दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। इसमें महिलाओं के द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की गई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1889 ईस्वी में आदिवासियों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यह आंदोलन मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैल गया था। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए गए बांध के विरोध में किया गया था। इसका नेतृत्व बाबा आमटे, मेधा पाटेकर, अरुंधति राय के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं मैती आंदोलन। मैती आंदोलन का प्रारंभ 1994 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व महान पर्यावरणविद कल्याण सिंह रावत के द्वारा किया गया। इसमें बेटी के नव दाम्पत्य जीवन के अवसर पर वृक्षों को नया जीवन प्रदान करना था। ठीक है, अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण पर्यावरण संस्थान। ठीक है, पहला है IUCN, दूसरा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तीसरा है WWF, चौथा है UNEP। आगे हम इन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में। चलिए देखते हैं। पहला है IUCN। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। इस संस्था के द्वारा अपनी स्थापना के दिनों से जीवों का समान संरक्षण किया जाता है। 1963 ईस्वी से इसके द्वारा जीवों को विशेष संरक्षण प्राप्त करते हुए 3 प्रकार के पत्र जारी करना प्रारंभ किया गया। ठीक है, पहला रेड डाटा सूची, दूसरा पिंक डाटा सूची, तीसरा ग्रीन डाटा सूची। ठीक है, आइए इन सभी को एक एक करके चर्चा करते हैं कि रेड डाटा सूची क्या होता है, पिंक डाटा सूची क्या होता है और ग्रीन डाटा सूची क्या है। रेड डाटा सूची की बात करते हैं तो इसमें विलुप्त प्राय असुरक्षित जीव शामिल होते हैं। ठीक है, जो पिंक डाटा सूची होता है इसमें आक्रामक संकटापन्न जीव शामिल होते हैं और जो ग्रीन डाटा सूची होता है इसमें उपयुक्त दोनों सूची से बाहर आए जीव शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। हम प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौसम की दशाओं का अध्ययन किया जाता है और पूर्वानुमान लगाया जाता है। अगला क्या है हमारा विश्व वन्य जीव कोष। ठीक है, इसका जो शॉर्ट नेम होता है WWF होता है। ठीक है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि WWF का जो फुल फॉर्म क्या होता है। तो अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था यूपी टेट का उसमें पूछा गया था WWF का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म है विश्व वन्यजीव कोष। ठीक है, इसकी मुख्य बातें क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला है इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 2014 ईस्वी में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 2014 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था विश्व वन्य जीव दिवस मनाना। ठीक है, 2021 की जो थीम थी वन और आजीविका रखा गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। इसका मुख्य कार्य वन्य जीव को समान संरक्षण प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक क्रियाकलाप का संपादन करना है। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका जो शॉर्ट नेम होता है UNEP होता है। ठीक है, UNEP। इसकी मुख्य बातें क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है इसकी स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 1972 ईस्वी में किया गया था। इसका वर्तमान मुख्यालय केन्या के नैरोबी शहर में स्थित है। इसका प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय दशाओं का अध्ययन करना और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, आगे देखते हैं पर्यावरण अवनयन। ठीक है, पर्यावरण अवनयन क्या होता है आइए देखते हैं इसके बारे में। जब हम प्राकृतिक और मानव जनित क्रियाकलापों से पर्यावरण को क्षति होती है तो वह पर्यावरण अवनयन कहलाता है। ठीक, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, भूकंप, चक्रवात इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। जब केवल मानव जनित क्रियाकलापों से पर्यावरण को क्षति होता है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। जैसे उद्योग धंधों द्वारा पर्यावरण को क्षति, जीवाश्म ईंधनों का दहन, यातायात के साधनों द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रदूषक क्या होता है। हमारे पर्यावरण में के वे कारक जिनके द्वारा प्रदूषण उत्पन्न होता है वह प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कीटनाशक इत्यादि। आगे देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक के प्रकार। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्राथमिक प्रदूषक, दूसरा द्वितीयक प्रदूषक। अब देखते हैं आगे हम कि प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है और द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक
वे प्रदूषक जो पर्यावरण में उपस्थित होकर अपने स्वतंत्र प्रभाव से प्रभावित करने लगते हैं वे प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन इत्यादि। आगे देखते हैं द्वितीयक प्रदूषक। हमारे पर्यावरण के वे कारक जो किसी अन्य कारक से अभिक्रिया करके अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं वे द्वितीयक कारक कहलाते हैं, जैसे कोहरा, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। आगे देखते हैं निस्तारण के आधार पर प्रदूषक के प्रकार। ठीक है, निस्तारण के आधार पर प्रदूषक के दो प्रकार होते हैं, पहला अपघटनीय, दूसरा अनपघटनीय। अपघटनीय क्या होता है और अनपघटनीय क्या होता है, आगे इसके बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। अपघटनीय प्रदूषक, यह प्रदूषक जो अपघटक के द्वारा आसानी से अपघटित होता है वह अपघटनीय प्रदूषक कहलाता है, जैसे वनस्पति जगत, जंतु जगत के शरीर के अवशेष, वाहित मल, रसोई घरों के कचरे इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं अनपघटनीय प्रदूषक, जो अपघटक के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं किया जा सकता वह अनपघटनीय प्रदूषक कहलाता है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, शीशा, प्लास्टिक की थैली इत्यादि। आगे देखते हैं कणकीय प्रदूषक क्या होता है। वायुमंडल में तैरती हुई छोटी छोटी कण कणकीय प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं, जैसे राख, बालू के कण, मृदा के कण, कार्बन के कण इत्यादि। आगे देखते हैं हम वायु प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो वायुमंडल में एक निश्चित अनुपात के रूप में विद्यमान है। इन्हीं अनुपात में किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन जो मिश्रण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देता है वायु प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कुछ प्रमुख वायु प्रदूषकों के बारे में। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रदूषक कहा जाता है, जिसका अकेले प्रदूषण में 50% का योगदान होता है। इसका उत्सर्जन वस्तुओं के अपूर्ण दहन से होता है, जैसे लकड़ी व कोयले का दहन, जीवाश्म ईंधन का दहन, यातायात के साधनों में होने वाला दहन, सिगरेट के धुएं इत्यादि द्वारा होता है। ठीक है, यह गैस जब मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो हीमोग्लोबिन के साथ प्रक्रिया कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्तदाब घटने लगता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और व्यक्ति का दम घुटने लग जाता है। ठीक है, इसलिए इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। कई बार प्रश्न परीक्षाओं में आपके पूछा गया है कि दम घोटू गैस किसे कहते हैं, तो हमारा उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषक है, जिसका प्रदूषण में 20% का योगदान है। इसका उत्सर्जन मुख्य रूप से तेल शोधनशालाओं के द्वारा होता है। इसके अलावा इसका उत्सर्जन ज्वालामुखी विस्फोट, कोयले के दहन, यातायात के साधनों में होने वाला दहन, कल कारखानों द्वारा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब वायुमंडल में ऊंचाई पर उठती है तो वह जल वाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेती है और वह सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, इसे देश को क्रैकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देश नहीं गैस है, इस गैस को क्रैकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, परीक्षाओं में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि क्रैकिंग गैस को किस नाम से जानते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्रैकिंग गैस हमारा। इस गैस के कारण ही आगरा के ताजमहल का रंग परिवर्तित हो गया था। आगे देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की आपसी क्रिया द्वारा होता है। इसका उत्सर्जन लकड़ी व कोयले के दहन, जीवाश्म ईंधन के दहन, कल कारखानों में होने वाला दहन से होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वायुमंडल में ऊंचाई पर उठते हैं तो नमी के साथ अपक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं तो इससे मसूड़ों में सूजन, रक्तस्राव, छोटे बच्चों में निमोनिया, वयस्कों में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। इसकी रोकथाम के उपाय के तौर पर सूर्य के ताप द्वारा दहन, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग व सीएनजी, एलपीजी का प्रयोग इत्यादि किया जा सकता है। आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल की एक सकारात्मक गैस है जो जंतु जगत के श्वसन के द्वारा उत्सर्जित होती है और वनस्पति जगत द्वारा ग्रहण की जाती है। इसका उत्सर्जन अन्य स्रोतों में लकड़ी और कोयलों के दहन, जीवाश्म ईंधनों के दहन व कल कारखानों, यातायात के साधनों के द्वारा होता है। ठीक है, CO2 के वायुमंडल में अधिक मात्रा में होने से ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण होने लगता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक आती है, परंतु वह ऊष्मा वापस नहीं जा पाती है। इससे पृथ्वी का निचला स्तर गर्म हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को संक्षिप्त रूप में CFC कहा जाता है। इसका जो पहला पॉइंट है,
इसका निर्माण क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के आपसी अभिक्रिया के द्वारा होता है। इसका उत्सर्जन जो होता है मुख्य रूप से ठंडा करने वाले संयंत्र व स्प्रे करने वाली मशीन और जेट विमान के संचालन के द्वारा होता है। यह गैस जब मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो इससे खांसी, दमा, हृदय से संबंधित बीमारियां जन्म लेती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जब ऊंचाई के साथ ऊपर उठती है तो वह ओजोन परत के अंगों को विभाजित कर देती है, जिससे ओजोन परत का विघटन होने लग जाता है। ओजोन परत के विघटन से पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंचने लगती हैं, जो मनुष्य में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों को जन्म देती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वायु प्रदूषण के प्रभाव। ठीक है, वायु प्रदूषण का किस पर कैसा प्रभाव पड़ता है उनके बारे में देखते हैं। पहला है वनस्पति जगत। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपयुक्त ढंग से नहीं कर पाते हैं। प्रदूषित वायु वाले वातावरण में पेड़ पौधे का वृद्धि, विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रदूषित वायु वाले वातावरण में अम्ल वर्षा होती है, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। ठीक है, प्रदूषित वायु वाले वातावरण में पौधे से तैयार उत्पाद में आवश्यक पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का? खांसी का आना, दमा, हृदय कैंसर, हार्ट अटैक, त्वचा में झुर्रियां, बालों का पकना, चिड़चिड़ापन, तनाव इत्यादि। भौतिक जगत पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, पत्थरों में चमक समाप्त होना, पत्थरों का टूटना इत्यादि होता है। ठीक है, आगे देखते हैं वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। वायु प्रदूषण को कैसे रोका जाए उनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। पहला है दहन के लिए सोलर हीटर का प्रयोग किया जाए, इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग किया जाए, सीएनजी का प्रयोग किया जाए। ठीक है, एलपीजी का प्रयोग, अनावश्यक कूड़े कचरों को ना जलाया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं जल प्रदूषण। चलिए जल प्रदूषण के बारे में एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या होता है। पहला पॉइंट इसमें है हाइड्रोजन के 2 अणुओं और ऑक्सीजन के 1 अणुओं के सहयोग से जल का निर्माण होता है। ठीक है, जल जीवन की प्राथमिक इकाई के रूप में जाना जाता है। जल में स्वयं को शुद्धिकरण करने की क्षमता पाई जाती है, परंतु उसमें तत्वों का इस प्रकार मिल जाना जिससे कि जल के स्वाभाविक गुण में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं जल प्रदूषण के स्रोत। ठीक है, जल प्रदूषण के मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव जनित स्रोत। ठीक है, आइए देखते हैं प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। प्राकृतिक स्रोत जैसे भूस्खलन, विघटित व नियोजित जैविक पदार्थों के द्वारा, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा होता है, अम्ल वर्षा इत्यादि के द्वारा जल प्रदूषण होता है। ठीक है, जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत से तात्पर्य प्राकृतिक कारणों से जल में उत्पन्न प्रदूषक व जल की स्वाभाविक गुणधर्म में परिवर्तन से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं मानव जनित स्रोत। ठीक है, जल प्रदूषण के मानव जनित स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है उद्योग धंधों, कल कारखानों से निकली प्रदूषक का जल में बह जाना, जीवाश्म अवशेषों का जल में बहाया जाना, वहित मल, डिटर्जेंट आदि के द्वारा जल प्रदूषण होता है। ठीक है, जल प्रदूषण के मानव जनित स्रोत से तात्पर्य मानव के द्वारा किए गए ऐसे कार्य जिसमें जल के स्वाभाविक गुण में परिवर्तन आ जाए, मानव जनित जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं जल प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव। आइए देखते हैं कि जल प्रदूषण से कौन कौन से प्रभाव होते हैं। एस्बेस्टस, जिसे हम अभ्रक कहते हैं, जब जल में अभ्रक व प्लास्टिक के रेसे मिल जाते हैं तो इसे एस्बेस्टस कहा जाता है। ठीक है, एस्बेस्टस युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी जन्म लेती है। इससे खांसी आना, दमा, हृदय गति बढ़ जाना और हृदय के कैंसर जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। अगला क्या है पारा। यदि जल में पारा मिल जाता है तो इसके सेवन से मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। ठीक है, सीसा, यदि जल में सीसा मिला हुआ है और व्यक्ति के द्वारा इसका सेवन कर लिया जाता है तो इससे एनीमिया नामक बीमारी जन्म लेती है। इससे रक्त में लौह तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं नाइट्रेट, यदि जल में नाइट्रेट मिला हुआ है तो इसके सेवन से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जन्म लेती है। बालक के शरीर में ऑक्सीजन की कमी, शरीर का नीला पड़ना, दमा जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। ठीक है, कैडमियम, यदि जल में कैडमियम मिला हुआ है तो इसके सेवन से इटाई नामक रोग जन्म लेता है। इससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और आंत व गुर्दे में समस्या उत्पन्न होने लगती है। आर्सेनिक, यदि किसी व्यक्ति द्वारा आर्सेनिक मिले हुए जल का सेवन किया जाता है तो इससे रक्त कैंसर की प्रबल संभावना बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं जल प्रदूषण के मापन। ठीक है, जल प्रदूषण के मुख्यतः कौन कौन से मापन आइए उनके बारे में देखते हैं। पहला है
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम बीओडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिस जल में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक पाई जाती है वह जल उतना ही शुद्ध माना जाता है। गंगा में बीओडी का मापन प्रत्येक 5 दिन पर किया जाता है, इसलिए इसे बीओडी 5 कहा जाता है, ठीक है। अगला कौन सा मापन है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि सीओडी। जल में ऑक्सीजन के साथ निश्चित मात्रा में खनिज तत्व पाए जाते हैं। इनकी संपूर्ण उपस्थिति जल की शुद्धता को प्रदर्शित करती है। जल में इन्हीं तत्वों का ऑक्सीजन के साथ पता लगाना सीओडी मापन कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। आइए ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानते हैं। पहला है ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? कंपन की परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामान्य आवाज ध्वनि कहलाता है, ठीक है। शोर क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता का इस प्रकार आना कि अप्रिय लगने लगे तो वह शोर कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण, जब कोई ध्वनि समान रूप से बेचैनी व तनाव उत्पन्न करने लगे तो वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं ध्वनि प्रदूषण का मापन। ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। पहला डेसिबल में होता है, दूसरा हर्ट्ज में होता है। जब तीव्रता की बात करते हैं तो डेसिबल में होता है, जब आवृत्ति की बात करते हैं तो हर्ट्ज में होता है। पहले इन दोनों के बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं। पहला है ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है और यह किसी माध्यम से उत्पन्न प्रत्यक्ष ध्वनि होती है, जैसे आमने सामने की बातचीत, ठीक है। अब दूसरा क्या है? ध्वनि की आवृत्ति का मापन सदैव हर्ट्ज में किया जाता है, जो किसी माध्यम की अप्रत्यक्ष ध्वनि होती है, जैसे लाउड स्पीकर की ध्वनि, ठीक है। ध्वनि की औसत चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है और गैस में सबसे कम होती है, ठीक। आगे देखते हैं ध्वनि प्रदूषण में WHO का मानक, ठीक है। इसमें क्या क्या है? रात में सोते समय व्यक्ति के समीप किसी भी दशा में 35 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जागते समय किसी भी व्यक्ति के समीप किसी भी दशा में 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का मापन। आइए देखते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का जो मापन है वह किन किन क्षेत्रों में क्या क्या है। पहला औद्योगिक क्षेत्र। इन क्षेत्रों में किसी भी दशा में दिन के समय 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि विस्तारित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इन क्षेत्रों में रात्रि के समय किसी भी दशा में 70 डेसिबल से अधिक ध्वनि विस्तारित नहीं होनी चाहिए। ये था औद्योगिक क्षेत्र। अब देखते हैं व्यापारिक क्षेत्र, ठीक है। व्यापारिक क्षेत्र में दिन के समय किसी भी दशा में 65 डेसिबल से अधिक ध्वनि विस्तारित नहीं होनी चाहिए और रात्रि के समय 55 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आवासीय क्षेत्र की। आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए और रात्रि के समय 45 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शांत क्षेत्र की बात करते हैं। दिन के समय किसी भी दशा में 50 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा रात्रि के समय 40 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं ध्वनि प्रदूषण का स्रोत, ठीक है। कौन कौन से स्रोत हैं ध्वनि प्रदूषण के? पहला है जैविक स्रोत, दूसरा है कृत्रिम स्रोत, ठीक है। जैविक स्रोत क्या क्या है? आंधी में पेड़ पौधे, वृक्षों से उत्पन्न सरसराहट, शेर का दहाड़, हाथी का चिंगारना, कुत्ते का भौंकना इत्यादि, ठीक है। अब कृत्रिम स्रोत क्या क्या है? उद्योग धंधे, कल कारखाने के संचालन द्वारा, यातायात साधनों द्वारा, वायुयान उड़ने से गीत संगीत का संचालन, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रीन मफलर। आइए देखते हैं ग्रीन मफलर क्या होता है। सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे कतारबद्ध ढंग से पौधों को लगाकर ध्वनि रोकना ही ग्रीन मफलर कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध, ठीक है। आइए देखते हैं पर्यावरण और मानव के मध्य कैसा संबंध बना और किस काल में बना, ठीक है। तो हमारे 4 काल हैं पर्यावरण के: आखेटक काल, पशुपालन काल, कृषि काल और प्रौद्योगिकी काल। आइए देखते हैं पहला आखेटक काल। आखेटक काल क्या होता है, उसमें क्या क्या था? आखेटक काल के मानव को कौन से मानव की संज्ञा प्रदान की गई है, इन सभी को आइए देखते हैं। यह पर्यावरण का प्रथम काल है। इसे शिकारी काल या आदि मानव काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में मनुष्य पर्यावरण के अन्य कारकों की भांति एक कारक था, इसलिए इसका पर्यावरण के साथ संबंध कारक का बना, ठीक है। इस काल का मनुष्य अपनी समस्त जरूरतों को पर्यावरण से प्राप्त करता था और अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण में सहयोग प्रदान करता था, इसलिए इसे पाता दाता मानव की संज्ञा प्रदान की गई है और इस काल के मानव को भौतिक मानव भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं पशुपालन काल। यह पर्यावरण का दूसरा काल है।
इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया। इस काल के मानव को उसकी पर्यावरण के साथ रूपांतरकर्ता या सहायक का संबंध बना। समूह में रहने के कारण इस काल के मानव को सामाजिक मानव कहा जाता है। अगला देखते हैं कृषि काल। यह पर्यावरण का तीसरा काल है। इस काल में मनुष्य प्रथम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ या परिवर्तन करना प्रारंभ किया। ठीक है, इसलिए इसे पर्यावरण के साथ परिवर्तनकर्ता का संबंध बना। आजीविका के साधन जुटाने के कारण इसे आर्थिक मानव कहा जाता है। आगे देखते हैं औद्योगिक काल। यह पर्यावरण का वर्तमान काल है। ठीक है, इस काल में मनुष्य का उसके पर्यावरण के साथ विध्वंसक अथवा विनाशक का संबंध बना। इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव कहा जाता है। आगे देखते हैं पर्यावरण की अवधारणाएं। पहला है नियतिवादी, संभववादी, नवनियतिवादी और पारिस्थितिकी। आइए देखते हैं कि नियतिवादी अवधारणा क्या होती है। हमारा हेडिंग है नियतिवादी अवधारणा। यह अवधारणा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है और मनुष्य को गौण मानती है। इस अवधारणा का मानना है कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य उसके हाथ का खिलौना। इस अवधारणा को पर्यावरणीय उपागम के नाम से भी जाना जाता है। अगला संभववादी अवधारणा। यह अवधारणा मनुष्य को श्रेष्ठ मानती है और प्रकृति को गौण मानती है। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य परिवर्तनशील है जो प्रकृति के प्रत्येक पहलू में परिवर्तन कर सकता है। यह उदाहरण विज्ञानवाद व प्रयोगवाद पर बल प्रदान करती है। आइए आगे देखते हैं नवनियतवादी अवधारणा। यह अवधारणा उपयुक्त दोनों अवधारणाओं की श्रेष्ठता को अस्वीकार करती है। इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य को प्रकृति में परिवर्तन करना चाहिए, परंतु जब नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे तो मनुष्य को प्रकृति के अनुसार हो जाना चाहिए। इस अवधारणा को सतत विकास वाली अवधारणा कहा जाता है। ठीक है, नवनियतवादी अवधारणा को सतत विकास वाली अवधारणा कहा जाता है। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी अवधारणा। यह अवधारणा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है और मनुष्य को प्रकृति का ही अंग मानती है। इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन इसलिए कर पाता है क्योंकि प्रकृति मनुष्य को परिवर्तन का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखते हैं पारिस्थितिकी। आइए इसके बारे में मुख्य बातें जानते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पारिस्थितिकी की अंग्रेजी इकोलॉजी है जो ग्रीक भाषा के ओइकस और लोगोस से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ है रहने का स्थान और अध्ययन करना होता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जीव के रहने के स्थान का अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। आगे देखते हैं पर्यावास। पर्यावास क्या होता है? पर्यावरण में जीव का आवास ही उसका पर्यावास कहलाता है। पर्यावास एक व्यापक शब्द है जो किसी स्थान विशेष पर भिन्न भिन्न आवासों के समूह द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, जैसे हाथी और शेर का पर्यावास जंगल है। अगला पॉइंट क्या है? भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास अलग हो सकता है, जैसे शेर जंगल में और व्हेल समुद्र में निवास करती है। ठीक है, पर्यावास के 3 घटक पाए जाते हैं, पहला जल, दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय। आगे देखते हैं निकेट क्या होता है। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, परंतु उनकी कार्य करने की क्षमता सदैव अलग होगी, अतः किसी भी जीव की कार्यात्मक इकाई उसका निकेट कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य बातें क्या क्या है, आइए देखते हैं। किसी भी जीव की प्राकृतिक और उसकी कार्यात्मक इकाई का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैविक और अजैविक घटक के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक आधार ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में एजी टांसले महोदय ने किया था। आगे देखते हैं परितंत्र के प्रकार। ठीक है, परितंत्र 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 प्राकृतिक परितंत्र, नंबर 2 मानव निर्मित परितंत्र। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्राकृतिक परितंत्र क्या होता है। पहला इसमें 2 भागों में बांटते हैं, सौर किरण पर आधारित, ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित। जो सौर किरण पर आश्रित है उसमें है क्या क्या आते हैं, समुद्र है, नदियां हैं, वन है, घास के मैदान है। ठीक है, और जो वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित है वह ज्वार नदमुख है, वर्षा वन है। ठीक है, आगे देखते हैं मानव निर्मित परितंत्र। सौर किरण पर आश्रित एंड जीवाश्म ईंधन पर आश्रित। ठीक है, अब सौर किरण पर कौन कौन से आश्रित हैं, जैसे तालाब हो गया, खेत हो गया, और जीवाश्म ईंधन पर कौन कौन से हैं, शहरी परितंत्र और ग्रामीण परितंत्र। ठीक है, आगे देखते हैं परितंत्र के घटक कौन कौन से हैं, जैविक हैं और अजैविक है। ठीक है, जैविक में कौन कौन से आते हैं, उत्पाद आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, अब घटक आते हैं।
अजैविक में कौन कौन से आते हैं? भौतिक आते हैं, अकार्बनिक कारक आते हैं, कार्बनिक कारक आते हैं। ठीक है, आइए इन सभी को एक एक करके देखते हैं। पहला है उत्पादक। ठीक है, परितंत्र के उत्पादक वर्ग से तात्पर्य वनस्पति जगत से होता है, अर्थात इनसे तात्पर्य पौधों से होता है। ठीक है, पौधे ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं और CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और मृदा से जल तथा खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं और अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसी कारण इन्हें स्वपोषी जीव भी कहा जाता है। परितंत्र की उत्पादक वर्ग को प्रकृति का प्रथम पोषण निर्माण कर्ता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपभोक्ता। उपभोक्ता हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं जैसे गाय भैंस आदि। द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी आते हैं जैसे शेर बाघ इत्यादि। तृतीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी आते हैं जैसे मनुष्य कुत्ता इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से उनके बारे में जानते हैं। यह हमारे परितंत्र के वे घटक होते हैं जो भोजन के रूप में पौधे या इसके किसी भाग को ग्रहण करते हैं। ये प्रकृति के प्रथम पोषण प्राप्तकर्ता माने जाते हैं जैसे गाय भैंस बकरी हिरण इत्यादि। आगे देखते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, वह जीव जो अपने भोजन के रूप में केवल मांस का प्रयोग करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहे जाते हैं जैसे शेर बाघ लोमड़ी इत्यादि। आगे देखते हैं। तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता का तात्पर्य ऐसे जीव से है जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं जैसे सांप मनुष्य कुत्ता मोर इत्यादि। आगे देख। अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? परितंत्र की अपघटक वर्ग से तात्पर्य ऐसे जीव से है जो मृत वनस्पति जगत और जंतु जगत को सड़ा गलाकर ह्यूमस में बदल देते हैं। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से कवक और शैवाल आते हैं। इन्हें पोषण का चक्रणदाता भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें अपरद भोजी या मृत पोषी जीव भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं? प्रकृति के अपमार्जक वर्ग से तात्पर्य ऐसे जीव से होता है जो मृत जीव जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करके नष्ट कर देते हैं जैसे गीध चील बाज कुत्ता कौवा इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। भौतिक कारक। ठीक है, भौतिक कारक जो अजैविक घटक की श्रेणी में आता है। परितंत्र का वह कारक जिसमें जीव के विकास में वृद्धि करने की क्षमता सीमित करने की क्षमता पाई जाती है वह परितंत्र के भौतिक कारक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में परितंत्र के भौतिक कारक वे होते हैं जिनकी अधिकता या कमी से जीव की संख्या सीमित हो जाती है और इनका संतुलित रूप या मात्रा से जीव की संख्या में वृद्धि होने लगती है जैसे सूर्य की किरण तापमान प्रकाश वर्षा आर्द्रता इत्यादि। आगे देखते हैं। अकार्बनिक कारक। परितंत्र के वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती परितंत्र के अकार्बनिक कारक कहलाते हैं जैसे जल ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड आदि। कार्बनिक कारक। परितंत्र के वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है वह कार्बनिक कारक कहलाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ह्यूमस इत्यादि। आगे देखते हैं। खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला के बारे में देखते हैं क्या है। ऊर्जा सदैव एक निश्चित क्रम का अनुसरण करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, वह कभी भी क्रम को तोड़कर आगे की ओर नहीं बढ़ सकती। खाद्य की निश्चित क्रम में आगे बढ़ने की श्रृंखला ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है जैसे घास कीड़ा मेढक सांप बाज इत्यादि। ठीक है, घास को कीड़ा खाता है कीड़े को मेढक खाता मेढक को सांप खाता सांप को बाज खाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण जैसे पौधे को बकरी खाती है बकरी को शेर खाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा अधिकतम 4 स्तरों तक गति करती है। ऊर्जा के पिरामिड में जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे आप निम्न स्तर के उपभोक्ता से उच्च स्तर के उपभोक्ता या पोषण प्राप्तकर्ता की ओर आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। लिंडमैन ने 1942 ईस्वी में 10% का नियम प्रदान किया था। ठीक है, 10% के नियम के अनुसार एक स्तर से पोषण ठीक है का अगले स्तर में प्रवेश करने पर मात्र 10% ही प्राप्त होता है और 90% इसका ह्रास हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैव विविधता। जैव विविधता शब्द में जैव शब्द से तात्पर्य भिन्न भिन्न प्रकार के जीव से होता है। सामान्य रूप में विविधता का अर्थ भिन्न भिन्न तथा बहुलता या अधिकता से होता है। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीव की बहुलता या अधिकता जैव विविधता कहलाती है।
जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1950 ईस्वी में डब्ल्यू.जी. रोजन महोदय ने किया था। जैव विविधता शब्द की संकल्पना या सिद्धांतों के रूप में 1986 ईस्वी में विल्सन महोदय ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। जैव विविधता की शर्त। सर्वाधिक जैव विविधता के लिए सर्वाधिक अनुकूल पर्यावरण की आवश्यकता होती है, जिसका 2 शर्तों के आधार पर निर्धारण होता है। पहला, पृथ्वी का वह स्थान विशेष जहाँ पर वर्ष भर सर्वाधिक तापमान रहता हो। दूसरा क्या है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ पर वर्ष भर सर्वाधिक वर्षा होती हो। ठीक है, आगे देखते हैं। जैव विविधता क्षेत्र। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यदि स्थान विशेष की बात करें तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जब हम दोनों ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आगे बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जैव विविधता घटती चली जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र केरल की शांत घाटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैव विविधता के प्रकार। आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता, समुदाय अथवा परितंत्र जैव विविधता। आगे देखते हैं। आनुवंशिक जैव विविधता क्या क्या है। लैमार्क का सिद्धांत, अर्जित गुणों का सिद्धांत। ठीक है, आनुवंशिक जैव विविधता से तात्पर्य आनुवंशिक कारणों से उत्पन्न जैव विविधता से होता है। अर्जित गुणों के सिद्धांत के अनुसार किसी एक पीढ़ी द्वारा जो गुण विशेषता सीखा जाता है वह अगली पीढ़ी में और अधिक विकसित रूप से प्रदर्शित होता है, जो चल रहे वातावरण में विविधता उत्पन्न कर देता है, जिसे आनुवंशिक जैव विविधता कहा जाता है। जब जीव के द्वारा आनुवंशिकता का स्थानांतरण किया जाता है वह सदैव 100% होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रजातीय जैव विविधता। किसी परितंत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव को उस परितंत्र की जाति कहा जाता है। जब हम किसी परितंत्र में किसी जाति की विविध किस्मों या प्रकारों का अध्ययन करते हैं तो वह जैव विविधता कहलाता है। आगे देखते हैं। समुदाय अथवा परितंत्र जैव विविधता। जब हम एक ही परितंत्र में एक ही प्रजाति का भिन्न भिन्न समुदाय में अध्ययन करते हैं तो वह समुदाय जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैव विविधता का मापन। पहला क्या है, अल्फा मापन, दूसरा बीटा मापन, तीसरा गामा मापन। ठीक है, अब आगे देखते हैं अल्फा मापन क्या होता है, बीटा मापन क्या होता है और गामा मापन क्या होता है। ठीक है, अल्फा मापन। जब हम किसी परितंत्र में जैव विविधता का मापन संख्याओं के आधार पर करते हैं तो वह मापन अल्फा मापन कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अल्फा मापन से तात्पर्य जैव विविधता के संख्यात्मक मापन से होता है, जैसे परितंत्र की संख्या, जीव की संख्या, प्रजाति की संख्या, कुल जनसंख्या। ठीक है, आगे देखते हैं बीटा मापन। जब हम जैव विविधता का मापन जीव की संरचना के आधार पर करते हैं तो वह मापन जैव विविधता का बीटा मापन कहलाता है। दूसरे शब्दों में जीव की समस्त प्रकार की विशेषताओं का मापन बीटा मापन कहलाता है, जैसे जीव की बनावट, जीव का व्यवहार। आगे देखते हैं गामा मापन। जब हम जैव विविधता का मापन समग्र रूप से करते हैं तो वह जैव विविधता का गामा मापन कहलाता है। इसमें संख्या के आधार पर, संरचना के आधार पर, परितंत्र के आधार पर, अधिवास के आधार पर, जलवायु के आधार पर मापन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं जैव विविधता का महत्व। ठीक है, जैव विविधता का महत्व कौन कौन सा है। मृदा निर्माण में है, मृदा अपरदन में है। ठीक है, जल चक्रण, पोषण चक्रण। ठीक है, आगे देखते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट शब्द क्या है। हॉट स्पॉट को हिंदी में उष्ण स्थल या संवेदनशील स्थल कहा जाता है। किसी भी स्थान विशेष पर कम से कम 1500 ऐसी स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं जो केवल उसी स्थान विशेष पर पाई जाती हैं, अन्य स्थान पर नहीं पाई जाती। ठीक है, ऐसी विशेष जातियों का लगभग 70% अस्तित्व समाप्त हो चुका हो और 30% शेष बचा हो। ऐसी विशेष प्रजातियों के विशेष संरक्षण के लिए उस स्थान विशेष को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। हॉट स्पॉट संप्रत्यय को 1988 ईस्वी में नॉर्मन मायर महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 2011 से 2020 के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया। आगे देखते हैं हॉट स्पॉटों की संख्या। विश्व में कुल 37 हॉट स्पॉट हैं। भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट हैं। पहला कौन सा है, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, सुंडालैंड है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम वन एवं वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, वह भूमि जो पेड़ पौधों से घिरी हुई होती है उसे वन की संज्ञा प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए 33% भूमि पर वन होना आवश्यक है। वनों में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जीव वन्य जीव कहलाते हैं।
वन्य जीव के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षियां तथा इसके आसपास पाए जाने वाले अन्य जीव शामिल किए जाते हैं। वनों में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जीवों की रक्षा, उनका देखभाल व सुरक्षा करना ही वन एवं वन्य जीव संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952। आज़ादी के पश्चात भारत का पहला वन एवं वन्य जीव नीति 1952 घोषित किया गया। इस पहली वन नीति के अंतर्गत वन एवं वन्य जीव को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत वन एवं वन्य जीव को राज्य सूची से हटाकर समवर्त सूची में शामिल कर दिया गया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि वन एवं वन्य जीव के मामले में केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून का निर्माण करेंगे और उसका संरक्षण करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वन एवं वन्य जीव संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, पहला क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48(1) है, राज्यों के द्वारा वन एवं वन्य जीव का देखभाल, उसका संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, नागरिकों के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51(a), नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा तथा उसका संरक्षण करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की प्रथम वन नीति 1894, यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई थी। वन संरक्षण एवं जीवों की रक्षा करना। ठीक है, आगे देखते हैं। आजाद भारत की पहली वन नीति 1952 ईस्वी में। ठीक है, आजाद भारत की पहली वन नीति 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। इस पहली नीति ने वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया। पहला संरक्षित वन, दूसरा राष्ट्रीय वन, तीसरा ग्राम वन। ठीक है, आइए इन सभी के बारे में एक एक करके देखते हैं। संरक्षित वन, इसके अंतर्गत उन वनों को संरक्षित किया गया है जो पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए आवश्यक है। इनके विकास द्वारा प्रत्येक स्तर पर जीवों की संख्या में वृद्धि होगी, पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता की ओर आगे बढ़ेगा। अगला क्या है, राष्ट्रीय वन, इसके अंतर्गत मानव जरूरतों के संबंधित व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों के विकास पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना रखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्राम वन, इसके अंतर्गत उन वनों को वर्गीकृत किया गया है जो ग्रामीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। सामाजिक वानिकी, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कुल भाग के 33% भाग पर प्रत्येक दशा में वनों का होना आवश्यक है। पर्वतीय क्षेत्र जो अन्य जीवों के लिए अनुकूल नहीं होते, वहां पर न्यूनतम 65% भाग पर वनों का विस्तार पाया जाना चाहिए। अगला क्या है, मैदानी भागों में मानवीय बस्तियां, ठीक है, बस्तियां कृषि योग्य भूमि का अधिकतम विस्तार होता है, अतः यहाँ पर 20 से 25% भूभाग पर वनों का विस्तार पाया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। कृषि वानिकी, कृषि वानिकी को 3 भागों में बांटा गया है, सामुदायिक कृषि वानिकी, शहरी कृषि वानिकी एंड फार्म कृषि वानिकी। ठीक है, आइए इन सभी को एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा सामुदायिक कृषि वानिकी। सामुदायिक कृषि वानिकी का सीधा संबंध गांव में वनों के विकास से है। इसमें गांव समुदाय के सार्वजनिक भूमि पर वनों के विकास का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। शहरी वानिकी, शहरी वानिकी के अंतर्गत शहरों में खाली पड़े सार्वजनिक भूमि पर औद्योगिक व व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों के विकास किए जाने से था। आगे देखते हैं। फार्म वानिकी, फार्म वानिकी के अंतर्गत कृषि के साथ वनों का विकास का प्रावधान किया गया है। संशोधित वन नीति 1988, इसकी मुख्य बातें क्या क्या है, आइए देखते हैं। पहला है पारिस्थितिकी संतुलन। ठीक है, इस नई वन नीति के माध्यम से पारिस्थितिकी संतुलन की अवधारणा को आगे बढ़ाया गया। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि वृक्षों की संख्या में वृद्धि होने से उस पर रहने वाले जीवों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे स्थिरता बढ़ेगी और पर्यावरण संतुलित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मृदा संरक्षण, इस नई वन नीति के अंतर्गत यह कहा गया कि वानिकी को विशेष महत्व देते हुए सभी प्रकार के जलाशयों के किनारे वृक्षों को लगाना, ढाल युक्त भूमि पर नए पौधों को लगाना इत्यादि था। ठीक है, प्राकृतिक संपदा संरक्षण, वनों की संपत्ति के अधिकारों को सामान्य जीवन में संक्षिप्त करते हुए नए नियम बनाने पर जोर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इस अधिनियम का निर्माण वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य वनों में निवास करने वाले जीव का संरक्षण किया जाएगा। संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002, जनवरी 2003 ईस्वी में यह पूर्णतः संशोधित हुआ था।
इसके द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के उल्लंघन पर दंड को और अधिक कठोर कर दिया गया। इस अधिनियम की परिभाषा वन्य जीव का शिकार, उनके हाड़ मांस इत्यादि का क्रय विक्रय पूर्णतः अवैध है। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 में कुल 6 अनुसूचियां हैं। आइए इन सभी 6 अनुसूचियों को एक एक करके देखते हैं। हमारी पहली अनुसूची क्या है? वन्य जीवों का देखभाल और उसकी सुरक्षा करना। दूसरी अनुसूची, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अवमानना पर उच्चतम दंड 3 वर्ष का कैद या 25,000 का जुर्माना। स्टार कछुआ को पकड़ने पर 10,000 का जुर्माना या 10 साल का गैर जमानती कैद। ठीक है। तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची, कम अपराध पर कम दंड 10,000 रुपया या कैद 1 वर्ष से 3 वर्ष तक। ठीक है। पांचवी अनुसूची, शिकार किए जाने वाले जीव। छठी अनुसूची, सूची में शामिल पौधों का वृक्षारोपण नहीं किया जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण, पहला क्या? राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतः सरकार द्वारा नियंत्रित है। मानवीय गतिविधियों पर रोक है। वर्तमान में इनकी संख्या जो है 105 है। ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य, निजी कार्यों की अनुमति है। स्पष्ट सीमा का निर्धारण नहीं है। वर्तमान संख्या टोटल है 566। ठीक है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, बफर क्षेत्र, क्रोध क्षेत्र। ठीक है। वर्तमान संख्या जो इसकी है 18 है। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वीडियो एकदम स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में है। इसका प्राचीन नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1935-36 में किया गया था। यह रामगंगा नदी इसी पार्क से होकर गुजरती है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख जनपद में स्थित हिमेश राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर अभ्यारण्य है। उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी चोटी पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया है। यहाँ फूलों की विविध प्रजातियों का संरक्षण किया गया है, इसलिए उत्तराखंड को फूलों की घाटियों वाला राज्य भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान देश का चर्चित टाइगर, हाथी और एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पेंगुइन नामक पक्षी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में गिब्बन प्रजाति के बंदर पाए जाते हैं। वन भारत के संविधान में समवर्ती सूची में शामिल है। भारत में श्याम मृग राजस्थान में पाए जाते हैं। थामी मृग भारत के मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। बारहसिंघा की सर्वाधिक संख्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में है। गुजरात का गिर अभ्यारण्य एशिया में शेर के लिए स्वर्ग माना जाता है। पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। भारतीय गैंडे काजीरंगा के अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1916 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1970 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। शेर परियोजना 1972 ईस्वी में शुरू हुई थी। बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू हुई थी। घड़ियाल परियोजना 1974 ईस्वी में शुरू हुई थी। मगर प्रजनन परियोजना 1975 ईस्वी में शुरू हुई थी। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1975 ईस्वी में शुरू हुआ था। गैंडा परियोजना 1987 ईस्वी में शुरू हुआ था। हिम चीता परियोजना 1987 ईस्वी में शुरू हुआ था। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 ईस्वी में शुरू हुआ था। जलद पारा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। इतांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। जहाँ तक मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरा ईवीएस का सिलेबस कवर कर दिया जाए। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और देखते रहिए डायबोलिक क्लास।